हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आज हम रिवाइज़ करेंगे SRS 4400 को, जो कि बिल्कुल नया एडिशन हुआ है सी फाइनल ऑडिट न्यू कोर्स के अंदर। अगर हम ICAI के न्यू स्टडी मटेरियल की बात करें तो इन्होंने अपने न्यू स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर 9, जिसका नाम है रिलेटेड सर्विसेज। उसी को आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं। बिल्कुल नया आया है तो ऑब्वियसली इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट बहुत ज़्यादा आसान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ बने रहिएगा और आप देखेंगे कि हम इसको बहुत ही कम समय में, चुटकियों में रिवाइज़ कर लेंगे। तो इसके लिए रिवीजन वीडियो के लिए मैंने समरी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसका मैं यूज़ करूँगा अपनी रिवीजन वीडियो में। तो उस समरी नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। सबसे पहले SRS 4400 को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि SRS 4400 आया कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं। तो रिलेटेड सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसे एंगेजमेंट्स हैं जो एश्योरेंस एंगेजमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती। साथ में एक बार बोलिएगा, ऐसी सर्विसेज, ऐसे एंगेजमेंट जो एश्योरेंस एंगेजमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। तो आपने बेसिक्स में अपना पढ़ा होगा कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक प्रैक्टिशनर होता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पर बना होता है, रेस्पॉन्सिबल पार्टी द्वारा प्रिपेयर किया होता है। रेस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट हो सकती है। तो प्रैक्टिशनर क्या करता है, उस सब्जेक्ट मैटर को चेक करता है, एनालाइज करता है, उसके ऊपर एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करता है और फिर उसके ऊपर सब्जेक्ट मैटर पर अपना वो ओपिनियन दे देता है। तो ओपिनियन दे देता मतलब ओपिनियन आ गया, तो मतलब एश्योरेंस आ गया। तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं कि रिलेटेड सर्विसेज वो एंगेजमेंट है जो एश्योरेंस एंगेजमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटेड सर्विस में ओपिनियन नहीं दिया जाता है ऑडिटर द्वारा। वो मतलब ये भी कह सकते हैं कि रिलेटेड सर्विसेज इज अपोजिट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आइए एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि मतलब ICAI ने हमें क्या दिया है, अपने क्या लिखा हुआ है अपनी बुक के अंदर। आपसे engagements that do not meet the criteria of definition of assurance engagement. It includes बेसिकली एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको हम रिलेटेड सर्विसेज बोल सकते हैं। सबसे पहला है कि टैक्स रिटर्न वेयर नो कंक्लूजन कन्वेइंग एश्योरेंस इज एक्सप्रेस्ड। मतलब जहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाता। टैक्स रिटर्न में क्या होता है, बेसिकली आप अपने क्लाइंट जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके बेस पे आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो कोई आप उस पर इनकी इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस तो दे नहीं रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, कंसल्टिंग। एंड थर्ड वन इज ऐसे एंगेजमेंट्स विच इज़ कवर्ड बाय द स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विसेज। इनमें दो चीज़ें आते हैं, दो तरह के एंगेजमेंट्स आते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट और कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट से डील करता है SRS 4400 और कंपाइलेशन एंगेजमेंट से डील करता है SRS 4410। आइए एक बार एश्योरेंस एंगेजमेंट को भी जस्ट एक बार जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। Assurance engagement, a kind of engagement in which the practitioner analyze or check the subject matter, which is prepared in accordance with specific criteria by responsible parties, and then obtain sufficient appropriate audit evidence and then provide his opinion on the same. ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसी कठिन बात नहीं थी कि रिलेटेड सर्विस क्या होता है जो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। और रिलेटेड सर्विस होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टैक्स रिटर्न आती हैं, कंसल्टिंग, ऐसे एंगेजमेंट जो कि कवर्ड किए जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विसेज द्वारा। आइए जी अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो भी क्लाइंट और CA के बीच में तय होता है किसी एक्टिविटी को लेके, किसी काम को लेके, तो जो भी चीज़ उनके बीच में एग्रीड होते हैं उन्हीं को एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लाइंट आया आपके पास, CA के पास, कि जैसा आप डेटर्स पे एनालिसिस चाहिए, तो ये ऐसे ऐसे एनालिसिस चाहिए मुझे डेटर्स पे। तो उस पर क्या CA कहता है ठीक है आपको एनालिसिस दे दूँगा मैं। तो इस केस में जो CA और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीड होता है, तो इन्हें ही हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स बोलते हैं। डेट्स इट, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो ऑडिटर जो एंगेज्ड होता है क्लाइंट द्वारा, होता ही इसलिए टू रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स
वो फैक्चुअल फाइंडिंग्स कैसे मिलते हैं उसको, स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स लगा के ऑन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर। अभी स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्पेसिफाइड प्रोसीजर वही प्रोसीजर हैं जो मतलब क्लाइंट और सी के बीच में एग्रीड हुए हैं। स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकते हैं? कोई अकाउंट्स हो गया, कोई आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट may require the auditor to perform certain procedure for individual items of financial data, say account receivable etc. or for a financial statement. एक और बात दी है कि पर्सन परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज नीड नॉट नेसेसरीली बी द ऑडिटर ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटर ही हो एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके जी, डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम SRS 4400। इसका नाम है एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो SRS 4400 में क्या करता है? SRS 4400 गाइडेंस देता है। क्या करता है? गाइडेंस देता है ऑडिटर्स को उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है एंगेजमेंट में, टू परफॉर्म द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होने वाला है। क्या गाइड करता है? ऑडिटर की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है एंगेजमेंट के अंदर, एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है प्रैक्टिशनर का यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद SRS 4400। ऑब्जेक्टिव होगा प्रैक्टिशनर का ऑफ एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट इज़ फॉर द ऑडिटर। जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होगा टू कैरी आउट प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑडिट नेचर एंड that are agreed between the auditor and client basically, and give report on factual findings. Here no assurance is provided। यहाँ पे कोई assurance नहीं दी जाती है। Instead यहाँ पे क्या होता है, यूज़र assess करता है खुद ही, will assess the procedures performed by the auditor and draw their own conclusion। जो ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म की उनको असेस करता है यूज़र और खुद ही अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है। एंड जो यहाँ पे रिपोर्ट होती है फैक्चुअल फाइंडिंग्स में, वो रेस्ट्रिक्ट होती है टू द पार्टीज हु आर एग्रीड टू द प्रोसीजर। उन्हीं के लिए, क्योंकि ये उन्हीं के आपस में जो प्रोसीजर्स एग्रीड हुए उन्हीं के प्रोसीजर ला के ऑडिटर क्या होता है परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट होती है उन्हीं पार्टीज़ के लिए जो एग्रीड होती हैं उन प्रोसीजर्स को लेकर। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या आती है, ऑडिट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में क्या अंतर होता है। तो बेसिक डिफरेंस, अगर सिंपल सी बात करूँ तो बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे? बेसिक डिफरेंस जो की डिफरेंस है वह एश्योरेंस का है। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में ऑडिटर एश्योरेंस देता है, यहाँ पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में एश्योरेंस नहीं देता, वो रिपोर्ट करता है फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे, अगर नो ओपिनियन इज गिवन बाय द ऑडिटर। सो की डिफरेंस इज एश्योरेंस। इन ऑडिट ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड प्रोवाइड्स एश्योरेंस, बट इन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट नो एश्योरेंस इज गिवन टू द यूजर्स ओनली। केवल क्या होता है कि रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स इज प्रोवाइडेड, यूजर्स ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ठीक है जी। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑफ एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट के? जनरल प्रिंसिपल वही जो आपने पढ़ा होगा पहले अपने बेसिक्स में कि ऑडिटर कंप्लाई करेगा कोड ऑफ एथिक्स से जो कि इशूड होते हैं ICAI द्वारा। वही इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, मेरी इंटीग्रिटी पे शक मत करना, मैं ऑब्जेक्टिव होऊंगा, ऑब्जेक्टिविटी शक मत करना, मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हूँ, तुम्हारी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे बट एक डिफरेंस है कि आपने पहले पढ़ा होगा कि सारे कोड ऑफ एथिक्स में इंडिपेंडेंस भी शामिल होता है। मतलब कोड ऑफ एथिक्स में आप जो ऑडिटर होता है उसको इंडिपेंडेंस का भी कंप्लाई करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई नीड नहीं है कि इंडिपेंडेंस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट। हेयर विदाउट इंडिपेंडेंस ही कैन डू एनीथिंग। मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो भी चलेगा। बेसिक सा मीनिंग ये है कि इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो भी वो चलेगा। हाउएवर ऑडिटर हैव टू कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस इफ इट इज़ मेंशन्ड इन टर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। अगर टर्म्स और एंगेजमेंट कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी, तो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। जहाँ पे मतलब अब एक बेसिक सी चीज़ और कि आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप मतलब अपनी रिपोर्ट में आप बता दो खुल के, जिससे रीडर को एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब
इंडिपेंडेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी और मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ। तो वेयर ऑडिटर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट शुड बी मेड इन द रिपोर्ट। ठीक है जी। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है यहाँ पे? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑडिटर इंश्योर करेगा कि मतलब जो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, there should be clear understanding of agreed upon procedures and conditions with representatives of entity and the other specified parties। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में कि क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं, क्या कंडीशंस होने वाली है, मतलब ऑडिटर और एंटिटी के बीच में और जो अदर स्पेसिफाइड पार्टीज़ हैं उनके बीच में। ठीक है जी। अब इन जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं इनमें कौन कौन से मैटर्स एग्रीड अपॉन होने चाहिए, कौन कौन से मैटर्स पे ये लोग आपस में एग्री होने चाहिए, कौन क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन कौन से मैटर्स पे। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ एंगेजमेंट। नेचर ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट कि यहाँ पे ये ऑडिट नहीं है, ना ही कोई रिव्यू है, एंड अकॉर्डिंगली कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। पर्पस क्या है एंगेजमेंट का? थर्ड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फोर्थ वन इज़ नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एंड फिफ्थ वन इज़ लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब नेचर हम कह सकते हैं हम क्या करने वाले हैं, पर्पस क्या है मतलब हम क्यों करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ पर करने वाले हैं, एंटी हम कैसे करने वाले हैं, और लिमिटेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटेशंस होंगी। ठीक है। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब यहाँ पे भी अगर लॉ रेगुलेशन से कॉन्फ्लिक्ट होता है लिमिटेशंस का, अगर ये लिमिटेशन कॉन्फ्लिक्ट करती हैं लॉ रेगुलेशन से, तो ऑडिटर उस केस में एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोसीजर्स की और कंडीशंस की, रिप्रेजेंटेटिव के साथ, एंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ, और अदर स्पेसिफाइड पार्टीज़ के साथ। जो मैटर्स जिनके पास एग्रीड अपॉन होना चाहिए, फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ एंगेजमेंट, सेकेंड इज़ पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और फिफ्थ वन इज़ लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक मुद्दा आता है कि मतलब हमें एंगेजमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बोथ क्लाइंट एंड ऑडिटर। ये क्लाइंट और ऑडिटर के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब एंगेजमेंट लेटर कंफर्म करता है ऑडिटर की एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट। सबसे पहले क्या होता है, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है ऑडिटर को, फिर ऑडिटर लेटर उसके लिए क्या होता है कि एंगेजमेंट लेटर भेजता है। तो एंगेजमेंट लेटर क्या इंडिकेट करती है कि ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया है अपॉइंटमेंट को। सबसे मेन बात क्या है कि एंगेजमेंट लेटर कौन भेजेगा, एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर भेजता है। और एंगेजमेंट लेटर हेल्प करता है जिस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मैटर्स। जो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट क्या है, क्या करने वाला है, एक्सटेंड क्या होने वाला है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और फॉर्म क्या रहने वाला है रिपोर्ट का। इन सब चीज़ें लेकर ये हेल्प करता है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और ये कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो हमेशा एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड होंगे ही होंगे। जैसे क्या है, लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एज एग्रीड। मतलब ऑडिटर को ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन से प्रोसीजर लगने वाले हैं जो आपस में एग्रीड हुए हैं, ये प्रोसीजर एग्रीड हुए हैं और ये आगे चल के प्रोसीजर लगने वाले हैं। स्टेटमेंट देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड होगी। अब आती है बात प्लानिंग की। प्लानिंग मतलब बेसिक सी चीज़ है, जस्ट रीड कर लेते हैं। ऑडिटर शुड प्लान करेगा वर्क को अपने, जिससे कि वो इफेक्टिव एंगेजमेंट हो पाए। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोसीजर्स एंड एविडेंस। ऑडिटर क्या करेगा, कैरी आउट करेगा प्रोसीजर्स को, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स को कैरी आउट करेगा और यूज़ करेगा एविडेंस को ऑब्टेन करेगा, जो एविडेंस ऑब्टेंड हुए हैं अपने रिपोर्ट के लिए फॉर फैक्चुअल फाइंडिंग्स। मतलब प्रोसीजर्स लगाएगा, एविडेंस लाएगा और उसी के बेसिस पर रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिटर शुड कैरी आउट द प्रोसीजर्स एग्रीड अपॉन एंड यूज़ द एविडेंस ऑब्टेंड एज अ बेसिस फॉर रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। प्रोसीजर्स में क्या इंक्लूड हो सकता है, वही AEIOU एक्सटर्नल रिकन्फर्मेशन और रिपरफॉर्मेंस,
इंक्वायरी एंड एनालिसिस, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकम्प्यूटेशन, कंपैरिजन एंड क्लरिकल एक्यूरेसी चेक्स, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशंस। ठीक है, अब बात आती है अब कुछ बस अब 2 पॉइंट और रह गए, रिपोर्टिंग और एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट का। रिपोर्टिंग में क्या है कि ऑडिटर अपने एक्चुअल फाइंडिंग्स उसको मिली हैं उसको रिपोर्ट कैसे करेगा, क्या 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 चीज़ें बताएगा रिपोर्टिंग करते समय। सबसे पहली बात डिस्क्राइब करेगा कि पर्पस क्या था इनका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का, जिससे कि वो रीडर को मतलब रीडर को इनेबल कर पाए कि वो अंडरस्टैंड कर पाए नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। सबसे पहली चीज़ क्या पर्पस बताएगा कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का पर्पस क्या था, क्यों किए गए, जिससे कि रीडर अंडरस्टैंड कर पाए नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। और क्लियरली मेंशन करेगा ये कोई ऑडिट नहीं है, ना ही कोई रिव्यू है, ये सिंपली मतलब एक वो रिपोर्टिंग में रहेगा कि जस्ट इट इज़ एन मतलब रिपोर्ट है ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स that are obtained by performing specified procedures that are agreed between CA, auditor and the representative of the entity। ठीक है जी, तो मतलब ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली मेंशन करेगा कि ऑडिट और रिव्यू तो है ही नहीं है, जिससे कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, रीडर मिसइंटरप्रेटेड ना करे इस रिपोर्ट को। ठीक है जी, अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होने वाला है। तो रिपोर्ट जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स की है उसमें जो टाइटल होना चाहिए, एड्रेस ही होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इस पर एग्रीड प्रोसीजर लगाए गए, डेट होनी चाहिए रिपोर्ट की, प्लेस ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए, ऑडिटर सिग्नेचर होना चाहिए। फिर मतलब ये 6 पॉइंट तो अलग कर दो आप, टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस पर एग्रीड प्रोसीजर लगाए गए। फिर ये हो गया डीपीएस डेट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर और ऑडिटर सिग्नेचर। फिर बात आती है कि फिर अगला पॉइंट आता है स्टेटमेंट कि ये एंगेजमेंट परफॉर्म हुए इन अकॉर्डिंग विद SRS 4400। आइडेंटिफिकेशन बताओ पर्पस का, क्या पर्पस है, लिस्टिंग बताओ कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म हुए, और डिस्क्रिप्शन दो ऑडिटर्स की एक्चुअल फाइंडिंग्स का। स्टेटमेंट दो कि प्रोसीजर परफॉर्म्ड हुए हैं वो कंस्टिट्यूट नहीं करते ऑडिट और रिव्यू को, एज सच नो एश्योरेंस इज एक्सप्रेस। सॉरी, स्टेटमेंट that had the auditor performed additional procedure and audit or review other matters might have come to light that would have been reported। मतलब ऑडिटर अगर कोई उसको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करता है, अगर कुछ ऐसे मैटर्स मिले होते जिसपे इसका ऑडिट करना ज़रूरी होता। ठीक है जी, ऑडिट मतलब अभी तो हमने क्या पढ़ा कि ऑडिट नहीं है, अगर ऑडिट हो तो इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर ऑडिट होता और कुछ एडिशनल मैटर्स कुछ आते तो मैं उन रिपोर्ट को कैसे रिपोर्ट करता, तो उनका ऑडिट कैसे हो, मतलब ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर कोई मैटर्स एडिशनल आते तो उनका कैसे उसका वो डील करता, रिपोर्ट करता हो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज हु हैव एग्रीड अपॉन टू द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। स्टेटमेंट द प्रोसीजर परफॉर्म वर एग्रीड अपॉन, पहले ही एग्रीड अपॉन हो चुके थे, वही प्रोसीजर लगाए गए। द स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट रिलेट करती है एलिमेंट्स, अकाउंट्स, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो एक बार शुरू से लेके आखिर तक हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ आएगी। सबसे पहले टाइटल, दूसरा एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जिसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगाए गए, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर और ऑडिटर्स के सिग्नेचर। स्टेटमेंट देगा कि एंगेजमेंट परफॉर्म हुआ है इस SRS के अकॉर्डिंग 44 के अकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई करेगा पर्पस को, लिस्टिंग अपने प्रोसीजर्स बताएगा, प्रोसीजर बताए कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाए। डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे बताया कि प्रोसीजर्स कौन किन पे प्रोसीजर्स लगाए कौन, और यहाँ पे बताया कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाए, मतलब G पॉइंट I पॉइंट में। फिर J में डिस्क्रिप्शन और ऑडिटर फैक्चुअल फाइंडिंग, और फिर K में स्टेटमेंट दे देगा कि ये ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है। स्टेटमेंट देगा कि अगर ऑडिट होता तो कैसे वो उसको रिपोर्ट करता। फिर स्टेटमेंट देगा कि ये रेस्ट्रिक्टेड है टू पार्टीज जिन्होंने एग्रीड किया है प्रोसीजर्स को, और स्टेटमेंट देगा कि मतलब ये पहले ही एग्रीड अपॉन हो चुके थे प्रोसीजर
फिर स्टेटमेंट दे देगा कि ये रिपोर्ट है रिलेट करती है केवल एलिमेंट से, अकाउंट से, आइटम्स और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि स्पेसिफाइड है और डज नॉट एक्सटेंड टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट भी समाप्त होता है। इसी के साथ साथ पूरा SRS का रिवीजन भी समाप्त होता है। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है रिवीजन में, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपने देखा कितनी जल्दी हमने इसको, मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट्स के अंदर इसको हमने रिवाइज़ कर लिया है। और आगे तो आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे SRS 4410 को, जो कि डील करता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट से। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।